और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को अपना मुरीद बना दिया है एक बार फिर से। पीएम मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से भारत को विश्व गुरु बनाया। आज विदेशी मंचों पर भारत अपनी धाक जमा चुका है। पीएम मोदी जहां भी कहीं जाते हैं उनको जो सम्मान मिलता है वो बेहद अद्भुत है, भारत के लिए गौरव की बात है और हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नासाउ कोलिजियम में भारतीयों को संबोधित किया और कहा कि आज भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। हम जो कहते हैं उससे दुनिया सुनती है। पीएम मोदी ने दुश्मन देशों को चेता भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। मतलब साफ है कि मोदी हैं तो हर समस्या का समाधान है। इससे पहले पीएम मोदी की ताकत को दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कहा है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये तो अब ये कहा जाए कि पूरी दुनिया अपने आप में भारत की ताकत को मानती है और आखिर पीएम मोदी के संवाद और पीएम मोदी का अमेरिका का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि यूएस और भारत के रिश्तों के लिए भी, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है उनसे भी मैं आपको मिलवा देती हूँ। दरअसल इस समय हमारे साथ में जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर पूर्णिमा नाथ जी इस समय जुड़ रखी हैं, राजीव नयन जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेवा जी भी हैं हमारे साथ में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल सचदेवा सर आप ही से है। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं है कि पहली बार पीएम मोदी यूएस गए हों, अमेरिका गए हों। इसके पहले भी हमने देखा था जब यूएस में इलेक्शंस थे, उसके पहले पीएम मोदी गए तो उनका वो जलवा हम सभी की नजरों में एक बार फिर से वो तमाम तस्वीरें रिकॉल हो जाती हैं। हाउडी मोदी अपने आप में एक अलग तस्वीर नजर आया और अब तो उन्होंने एक अलग नारा दिया है कि भाई अब तो नमस्ते भी भारत का ग्लोबल हो चुका है। सर कितना इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी का ये दौरा? नमस्ते ग्लोबल आपका शो है तो नमस्ते ग्लोबल जाएगी। जी देखिए पीएम मोदी का ये जो दौरा है ये एक बहुत अलग टाइप का दौरा है। थर्ड टर्म में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया ने एक डिसीजन लिया जो मुझे दिखता है क्लियर कट कि अब हम ग्लोबल अफेयर्स में खुल करके खेलेंगे। ये एक गेम चेंजर है, गियर चेंज हुई है हमारी फॉरेन पॉलिसी के। डॉक्टर राजीव नयन में भी इस पे ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स ही नोज वेरी वेल द गवर्नमेंट। और इसमें सबसे पहला कदम जो हमने लिया मोदी ने वो लिया कि रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का प्रयास करने का रास्ते ढूंढने। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं अभी अमेरिका, मेरे विचार से ये अपने साथ इनके साथ ये लेके गए हैं एक सिंगल पॉइंट पीस प्लान फॉर यूक्रेन। और वो सिंगल पॉइंट ये है कि युद्ध रोको, राइट।
पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, बाइडेन से बात हुई, वो सारा। तो इस समय इंडिया पुश कर रहा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन को, और मेरे विचार से प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे का नंबर 1 बड़ा ऑब्जेक्टिव वो है बाइडेन से बात करना, पॉट से बात करना कि आपकी क्या सिचुएशन है, पोजीशन है इत्यादि। और इसी में मेरे ख्याल से जो सारा आप अलग अलग हम चीज कह रहे हैं, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये वो, ये सारा इसी में कैप्चर हो जाता है। और एक शब्द और उन्होंने कल डायस्पोरा में कहा कि हम दुनिया में दुनिया को हम डोमिनेट करने नहीं आए चाहते, हम सनलाइट ला रहे हैं दुनिया में, राइट, हमारा प्रयास है। तो ये जो दौरा है, ये मेरे ख्याल से वर्ड्स, बिग वर्ड्स, बहुत बड़े वर्ड्स हैं जो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और इन बिग वर्ड्स के पीछे बिग बोल्ड प्लान। नंबर 1 है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने में, जब भी रुके, 6 महीने में, साल में, 2 में, भारत एक अहम रोल प्ले करेगा। दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विजिट। बिल्कुल सर, या ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्णिमा नाथ जी, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे नज़र आती है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान जो यूएस के टेक सीईओज हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुझे ज़रा इसके ज़रिए समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं आज का वक्त टेक्नोलॉजी का है, एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है, दूसरी तरफ टेक के सीईओ से उनकी मुलाकात होना, और हम सभी जानते हैं दुनिया में एक छत्र अगर देखा जाए तो बड़ा हिस्सा जो राज है, खासतौर से टेक्नोलॉजीज का, नई नई तमाम तरह की चीजों का, उसमें चाइना की भूमिका एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर टेक सीईओ से मिलना एक इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाता है, लेकिन आपको लगता है कि चाइना को भी इस क्षेत्र में मात देने की तैयारी अब इंडिया की तरफ से नजर आती है? मैम, थैंक यू सो मच, नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की जो डेफिनेशन है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी इंटरेस्टिंग वे एक्सप्लेन करते हैं लोगों को। एआई, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि एआई अमेरिका इंडिया है, वो जो एक कॉम्बिनेशन को बताया है। अब आज ये नहीं बताया, आज बता रहे थे कि ये एआई जो है एस्पिरेशनल इंडिया है। तो वो बात को समझाने के लिए बोल रहे कि आज का जो इंडिया है वो तो चेंज हो चुका है, बिकॉज थर्ड टाइम, ऑब्वियसली जो सर जी ने पहले कहा है, थर्ड टाइम जीत के आए हैं, बट इनका जो गेम अभी होगा, इट विल बी मच डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट डेकेड। ऑब्वियसली फोर फ्रंट से वो लोग जियोपॉलिटिकल गेम अभी खेलेंगे, अभी लग तो रहा है। I'll tell you a couple of things that caught my attention, not just the CEO's conversation also. उन्होंने क्या कहा है कि India is the land of opportunity. हम जानते हैं America is known for that, land of opportunity, home of the brave. And today he spoke about that India is actually the land of becoming the land of opportunity. तो इसी avenue में जाते हुए, it makes sense that India is not just looking for investment but also collaboration, right? Looking for technological advancement. अभी इंडिया के साथ जो पॉजिटिविटी है और जो रिसोर्सेस है, इट्स नॉट जस्ट द नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया हैज द यूथ। यू हैव टुडे 17-18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, उसमें मोस्टली यूथ है। बिल्कुल, अभी जो आगे कंट्री को बढ़ाएंगे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बढ़ाएंगे और यूथ ही बढ़ाएंगे ये कंट्री को। सो ये जो ग्लोबल सीईओ से मिले, वेदर सुंदर पिचाई से मिले या बोइंग से मिले या अमेज़न से मिले हैं, मेरे ख्याल से उनका फोकस इज नॉट जस्ट सेमीकंडक्टर और सोलर पावर और एडवांसिंग द एग्रीकल्चरल drones that he spoke about, but I think overall India को उस जगह में वो envision कर रहे हैं जो shoulder to shoulder today यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ टक्कर लगाएंगे। अब चाइना की बात आप जब करेंगे, चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट ग्लोबल GDP in the world. So चाइना पीछे नहीं हटेंगे obviously. At the end of the day, इंडिया को अपने from a geopolitical standpoint, I mean I'm speaking from the perspective of
एज एन इंडियन अमेरिकन जी। हमें यूएस को यूएस की इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, इंडिया को इंडिया की इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट चाइना कम्स अप विद। पूर्णिमा जी, आप एक और सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस समय आप हमारे साथ में इंडिया डेली के इस प्रोग्राम में सीधे अमेरिका से ही जुड़ी हैं। हम अक्सर देखते हैं, कहा जाता है कि भाई पीएम मोदी जब वहाँ पर पहुँचते हैं, खासतौर से जो भारतीय मूल के जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें बहुत गजब का उत्साह होता है, और ना सिर्फ भारतीयों में बल्कि वहाँ के जो यूएस के बाशिंदे हैं उनमें भी गजब का उत्साह है। क्या वाकई में ऐसा नजर आता है वहाँ पर? क्या ऐसी ही एक अलग क्रेज नजर आता है? क्योंकि आप अमेरिका में वहाँ की तस्वीर आप बखूबी बयां कर पाएंगी। एब्सोल्युटली 100%। और ये जो फिनोमिनन है, इट्स नॉट, यू डोंट सी दिस फॉर ऑस्ट्रेलियन पीएम, जापानीज पीएम, कोरियन पीएम, कोई भी कंट्री के लिए लो। इंडिया की जो डायस्पोरा है, इट्स डिफरेंट। व्हाई आई विल टेल यू, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडियाज डायस्पोरा, वी हैवंट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिविलाइजेशनल वैल्यूज। तो कहीं पे भी हम लोग चले जाएंगे, हम लोग का कल्चर हमारे साथ घूमते रहते हैं। और पर्टिकुलरली मी पर्सनली आई विल टेल यू, आई हैव स्टार्टेड इंडिया फेस्ट इन विस्कॉन्सिन। और मेरे बच्चे बचपन से ये देख रहे हैं कि मॉम इज कनेक्टेड टू इंडिया। और समहाउ मैं अगर कोई शिक्षा सही तरह ना भी दे पाऊंगी, वो लोग दे आर एक्चुअली गेटिंग कनेक्टेड टू कल्चर ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, कि विदेश में रहकर भी अगर भारतीय परंपरा से यहाँ के कल्चर को अगर वो जानते हैं, और उसमें इंडिया ऑफ कोर्स अपने आप में एक अलग इस लेवल पे चीज़ों को बताता है। लेकिन राजीव नयन जी, एक और बात ज़रा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। दरअसल एक नहीं, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये, पीएम मोदी का जब संवाद होता है तो उसमें वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई का कॉन्सेप्ट दुनिया को देते हैं। अमेरिका के सामने रखना मतलब दुनिया के सामने। आखिर ये किस तरह का कॉन्सेप्ट, इसके क्या मायने आपको और दूरगामी परिणाम के तौर पर अगर देखा जाए तो नजर आता है? और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये कुछ समय पहले, ये थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है, हमने देखा कि राहुल गांधी गए तो उन्होंने एक अलग तस्वीर पेश की और सीधे सीधे केंद्र सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया। वहीं पीएम मोदी का इस दौरान जाना, वो विपक्ष पे नहीं बल्कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीजों पर फोकस करते हैं। कैसे देखते हैं सर? आपने सही कहा। अभी मैं शुरुआत आपके प्रथम सवाल से करता हूं जी। प्रथम सवाल है कि प्रधानमंत्री ने क्या अपने डायस्पोरा के सामने दिखाया। देखिए, डायस्पोरा जो अभी आपने राजनीति भी बात की, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से डायस्पोरा का एक एंगेजमेंट शुरू हुआ था। उसके पहले हमारी पॉलिसी जी थोड़ी सी वाइल्डरनेस में थी। कैसे हम, जो लोग यहाँ से गए हैं, हाँ, विशेष ऐसे लोग जो दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, उन्हें किस फ्रेमवर्क से, किस ढांचे में हम अपने आप जोड़े। ये एक बार यहूदी डायस्पोरा, जो ज्यूइश डायस्पोरा था, उसका एक मॉडल हमारे पास था। चाइनीज डायस्पोरा का मॉडल था, लेकिन वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि चाइनीज डायस्पोरा जितनी हुआ करती थी उस समय, वो थोड़ी सी चीनी जो राष्ट्र है, चीनी राज्य है, उनसे अलग थलग। जापानीज डायस्पोरा भी थी, वो भी अपने आप को बहुत जोड़े हुए नहीं थी जापान के साथ। जैसे लैटिन अमेरिका में या अमेरिका में भी देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अवधारणा, जो चिंतन एक जापानीज के द्वारा थी, जिसने कि आसमान को एक जमीन की तरह देखा था, क्योंकि उनके पास, जापान के पास कमी थी। तो इसके लिए वाजपेयी जी ने एक प्रवासी भारतीय दिवस, जो जिस दिन श्री हमारे महात्मा गांधी यहाँ से बाहर निकले थे, उस दिन को लेकर बनाया गया, और हर साल भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। उसी में हमारी मुलाकात रविंद्र सचदेव से भी हुई थी, जो कि भारतीय उस समय एनआरआईज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बड़ा अच्छा उन्होंने कई टेलीविजन चैनल्स पर एनआरआईज की बातों को रखा था। तो वहां पर एक बहुत अच्छा संगठन बनाया था इन्होंने, जो आज के दिन में बहुत पावरफुल लॉबी ग्रुप में अमेरिका की मानी जाती है। तो देखिए, मोदी जी ने, और खास करके जो वाजपेयी जी की जो पहल थी, उसको बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया है। और जो हम बात करते थे कभी कभी गल्फ डायस्पोरा की, वो एक रिमिटिंग डायस्पोरा की बात हुआ करती थी, केवल पैसा एक तरफा आया करता है बस। कई बार उनकी शिकायत रहती है कि हमारे तरफ से कुछ नहीं जाता है। लेकिन जहां तक पाश्चात्य जगत का डायस्पोरा है, विशेष करके अमेरिका का, यहाँ से आज के दिन में जो इस फेज का जो माइग्रेशन हुआ है, वो एक बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का हुआ है। ठीक है, कुछ टैक्सी ड्राइवर्स आपको सड़क पर मिल जाएंगे, अलग बात है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली एक हाईली स्किल्ड हमारा डायस्पोरा वहां गया है, जो कि बड़े अच्छे पदों पर है, और क्या वह भारत के लिए क्या कर सकता है। दूसरा डायस्पोरा जिसकी की बहुत कम बात होती है, वह पुरातन डायस्पोरा है, जहाँ जो कि
उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु से लोग गए थे। इंडो कैरिबियन, जिसे कैरिबियन डायस्पोरा भी कहा जाता है, ब्लू कॉलर डायस्पोरा भी कहते हैं। जी। और हम न्यूयॉर्क जहां पर एड्रेस प्रधानमंत्री ने किया, वहां पर जनरली उन्हें जमाइकन के नाम से जाना जाता है। अच्छा। लेकिन जो एक फ्रेमवर्क जो हमारा लाया गया, इसमें विशेष करके जो जो राजनीति आपने भी बात की, जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, एक जो हिंदुत्व की राजनीति थी, हिंदू धर्म को विश्व हिंदू परिषद की जो एक तरह से पहल थी, उससे उस डायस्पोरा को भी जोड़ने का प्रयास किया गया और बड़ा ही सफल प्रयास रहा है। जी, तो देखिए, अभी आप देखते हैं कि संपन्न डायस्पोरा भी है, लेकिन एक ताकतवर, न्यूमेरिकली पावरफुल डायस्पोरा जो इंडो कैरिबियन को मिलाया जाए, तो जब भी हम बात होती है 4.5 मिलियन की, उससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इस बात को बहुत उजागर नहीं होता है। ज्यादातर जो लॉन्ग आइलैंड और थोड़ा सा जो उसको कहते हैं आपका जो सॉफ्टवेयर डायस्पोरा और इसमें न्यू जर्सी में लोग जो रहते हैं वही आते हैं, लेकिन बड़ा पैमाने पर है। और प्रधानमंत्री जो उनके माध्यम से जो संदेश दिया है, वो बड़ा ही अभूतपूर्व संदेश है। वो कह रहे कि भाई विश्व में हम पीछे नहीं रह रहे हैं। अभी दूसरा सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल करने वाला राष्ट्र के रूप में भारत आ गया है। सर 5G से 6G की तरफ जाने का भी जिक्र उन्होंने किया। यूपीआई की बात की उन्होंने। देखिए, यूपीआई एक सक्सेस स्टोरी है। और आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे, 1 साल पीछे चले जाए, तो G20 में उन्होंने जो अपने डिजिटल की बात की है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। ग्लोबल साउथ का एक देश, ग्लोबल साउथ या विश्व भर को किस तरह से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, किस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि सस्ते दर पर हमने डेटा उपलब्ध कराया, जिससे अब जाए गांव में। आज से मुझे याद है करीब 20 साल पहले प्रमोद महाजन ने एक सभा में मजाक करते हुए कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भैंस पर बैठ के कहेगा कोई मोबाइल से कि देखिए अभी दूध लाने में थोड़ी देर हो गई है, गाय दूध दे नहीं। लेकिन आज के दिन में एक पूरे के पूरे यह एक रियलिटी बन चुकी है। अब गांव गांव में देखेंगे तो आपको और सर ये आजकल डिजिटल क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। और हम देखते हैं कि कैसे ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में, चाहे वो 6G की बात हो, चाहे वो UPI की बात हो, और पीएम मोदी ने जिस तरह से अब अलग अलग टेक कंपनीज को खासतौर से इन्वेस्टमेंट के लिए भी भारत में इन्वाइट किया है, तो आने वाले वक्त में ये तस्वीर और बदलेगी। सर चर्चा करने के लिए बहुत विषय है, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। आप लोग सभी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी मेरे साथ में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पीएम मोदी का अपने आप में यूएस का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, ये हम जान रहे थे पूर्णिमा नाथ जी से, जो कि सीधे यूएस से हमारे साथ में अमेरिका से जुड़ी, राजीव नयन जी और रविंदर सचदेवा जी ने भी बताया कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है।